दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जब मेरी बीबी कमरे से बाहर आती तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता था। उसके गीले बाल देखकर मेरी जान निकलने लगती थी। जब मैं पूछता, तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वह कोई जवाब न देती। बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरे बेजान पैरों पर नज़र डालती, जैसे वह कह रही हो, तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे ही क्या सकते हो। वह मुझसे कुछ नहीं कहती थी, पर उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। पूरा दिन वह मेरा ख्याल रखती थी, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती। रात भर की तकलीफ मेरे लिए जानलेवा थी। औरत का सजना संवरना बेमायने नहीं होता। एक बार खाना खाते वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मायरा, तुम रात को मेरे पास रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, चलने फिरने लगूँगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गीली हो गई थी। यह मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ और दर्द मैं रातों को सह रहा था, अब वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी मर्द यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी सज धज कर दूसरे कमरे में चली जाए और उसे अकेला छोड़ दे। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से मायरा ने ज़मीन पर गिरा दिया था। वह गुस्से में मेरी व्हील चेयर पकड़कर मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर महसूस हो रहा था। कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और आपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे। अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस और दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजारो। वह बड़े गुस्से और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सहम गया था। गैलरी की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी, वह मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकली जा रही थी। उसकी आंखें उस समय ना जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। वह गुस्से से लंबे लंबे सांस भर रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर को पीछे कर दिया, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड का सहारा देकर लिटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई। जोर से उस दरवाजे को बंद कर दिया। जिस कमरे में वह आजकल रहने लगी थी, उस कमरे का दरवाज़ा बाहर की तरफ भी खुलता था। जिस तरह से आवाज़ें उस कमरे से आती थी, वह सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही थी। उस बंद कमरे में और भी ना जाने क्या क्या कर रहे थे। जब एक मर्द और औरत कमरे में तन्हा होते हैं तो उससे आगे का ख्याल सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि आज उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल से पिस्टल निकाली, फिर कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे से अभी भी हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कमरे की होल से झांक कर देखा। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उससे मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पिस्टल गिर चुकी थी, क्योंकि सामने तो मेरा ही वह अपने होश उड़ाने वाला हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी। मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह से सिगरेट का लंबा सा कस लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा, मिस मायरा, मेरी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर अपने फैसले पर आज़ाद हैं। एक तरफ 20 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मैरिज पेपर। मैंने अपने बड़ी सी कार पर टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे की बेबसी को देखा और मन ही मन मुस्कुराया था। उसकी नज़रें कभी 20 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती, जिसकी इसे उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कभी उन पेपरों पर जिन पर साइन करके वह मेरी पत्नी बन जाती। औरत अगर हसीन हो और ऊपर से बेबस और मजबूर भी हो तो उसकी बेबसी से खेलने में मुझे और भी मज़ा आता था। इसीलिए मैं जिस कदर मायरा की बेबसी से मज़ा उठा सकता था, उठा रहा था। उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू मेरे अंदर अकड़ कर बैठी
मेरी आन को बहुत ही सुकून पहुंचा रहे थे। उस लड़की के लिए शायद यह फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने माहिरा को दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस समय अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए वह मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त उसकी गीली गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से पेपर पर साइन कर दिए और मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई थी। मैं समझा कि मैंने एक नाजुक सी कली को खरीद लिया है। उसे भी 4 दिन अपने कमरे की शोभा बनाऊंगा और फिर फालतू चीज़ की तरह फेंक दूंगा। मायरा के साथ मेरी शादी पहली शादी थी। इससे पहले जितनी भी लड़कियों का मैंने इस्तेमाल किया था, बिना शादी के ही उनके साथ रातें रंगीन करता था। जब मन भर जाता तो उन्हें छोड़ देता था। लेकिन मायरा से शादी की शर्त थी। लेकिन जब उसने मेरी शर्त मानी तो मजबूरी में मैंने भी उसकी शर्त मान ली थी। मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहम थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने गुजार सकूं। मगर मैं नहीं जानता था कि मायरा किस आफत का नाम है। वह कोई आम लड़की ना थी, बहुत बड़ी बला थी। हाँ, वह एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से मायरा के साइन किए हुए शादी के पेपर्स उठाए और अपना भी साइन कर दिया। मेरे ऑफिस के कमरे में तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उसने बाकी की कार्यवाही पूरी कर दी। अब वह हसीन लड़की मायरा सिन्हा से मायरा खत्री बन गई थी। विराज खत्री की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए, जब तक मेरा उससे दिल नहीं भर जाता। मैंने एक गिरी हुई नज़र मायरा पर डाली थी। वह सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए थी। उसने जल्दी से वह 20 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी। लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुक गए थे। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।